नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमदर्द एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुनअक़द HECT वेब टॉक सीरीज़ के तीसरे सेशन में मैं अर्शिया खातून आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। आज का उन्वान यानी टॉपिक है फार्मेसी कोर्स का इंतखाब बतौर ज़रिए माश, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एज अ करियर ऑप्शन। इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जमील अहमद, जो श्री संत कृपा कॉलेज ऑफ फार्मेसी घोगांव कराड महाराष्ट्र में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स के तौर पर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनका मैं आज के सेशन में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। सेशन में शिरकत फरमा तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी मैं अपनी और ट्रस्ट की जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। डियर पार्टिसिपेंट, आपकी इत्तला के लिए बता दूं, आपके माइक्स म्यूट रखे गए हैं। आप अपने सवालात चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सेशन के आखिर में सवालात के जवाबात दिए जाएंगे, तब आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। आपके माइक्स अनम्यूट कर दिए जाएंगे। नाजरीन, हिंदुस्तान में बहुत सारे एजुकेशनल फील्ड्स और करियर ऑप्शंस दस्तयाब हैं, मगर ज़्यादातर लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में नहीं जानते, जिनमें फार्मेसी का शोबा अहमियत का हामिल है। आज के हमारे फार्मेसी कोर्स का इंतखाब बतौर ज़रिए माश मौजू के मुतल्लक आप तमाम को मालूमात फराहम करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ शहर हुबली कर्नाटका से है। डॉक्टर जमील ने डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म के बाद PhD की डिग्री हासिल की और अपने एकेडमिक एंड रिसर्च करियर के दौरान साउथ अफ्रीका से पोस्ट डॉक फेलोशिप हासिल की। आपको फार्मास्यूटिकल टीचिंग और रिसर्च में 16 साल से ज़्यादा का तजुर्बा हासिल है। आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 40 से ज़ायद रिसर्च एंड रिव्यू पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं और कई सारे पेपर्स प्रेजेंट कर चुके हैं। आप बी फार्म, एम फार्म और PhD के तकरीबन 80 रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मिल कर चुके हैं। 3 लैब मैनुअल्स के आप ऑथर हैं। मुतअद्दिद वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड और ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। डॉक्टर जमील नैनो मिशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली, इंडिया के रजिस्टर्ड नैनो एक्सपर्ट हैं और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में रिकॉग्नाइज्ड PG एंड PhD गाइड के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुतअद्दिद इंडेक्स्ड जर्नल्स के एडिटोरियल बोर्ड मेंबर भी हैं। अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की बात की जाए तो डी फार्म फर्स्ट ईयर में कर्नाटका स्टेट को आपने 9th रैंक और डी फार्म सेकेंड ईयर में 6th रैंक की पोजीशन हासिल की। साल 2014 में आपको NRF पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप अवार्ड हुई, तो साल 2019 में आप नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन और सीनियर रिसर्चर अवार्ड से नवाजे गए। डॉक्टर जमील का अपना YouTube चैनल भी है, एनरिच नॉलेज विद डॉक्टर जमील, जहां आपको फार्मास्यूटिकल साइंसेज, रिसर्च, पब्लिकेशन, करियर गाइडेंस के साथ साथ आम तालीमी मौज़ूआत पर भी बहुत उम्दा वीडियोस मिलेंगे। इस मुख्तसर से तारुफ के साथ मैं डॉक्टर साहब को खिताब के लिए मदऊ करना चाहती हूँ। सो लेट मी वेलकम द आउटस्टैंडिंग एजुकेशनिस्ट and scholarly Dr. Jamil Ahmad. You are most welcome, sir, in the third session of HECT Web Talk series. शुक्रिया अर्शिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि अर्शिया ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फार्मेसी में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल किए हैं। इस ज़मन में आज के सेशन में मेरा एक्सपीरियंस और इसके जो करियर ऑप्शंस हैं, इसके मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूं। इस दौरान अगर आप के जहन में कुछ सवाल उभरता है
तो जैसा कि अर्षा ने कहा कि आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आखिर में आप अपना हैंड राइज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपने स्लाइड शेयर करता हूँ यहाँ पर। उम्मीद की मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। हाँ सर, क्लियर है। The profession of pharmacy as a career option। तो इस ज़माने में यहाँ पर मैं एक थोड़ा ब्रीफ बताता चलूँ कि फार्मेसी फील्ड है क्या। उसके बाद इसमें बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और इस जॉब अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने के लिए कौन-कौन से फार्मेसी कोर्सेज अवेलेबल हैं और इसके बाद दीगर मुतालिक थोड़े बहुत बातें होंगी। Pharmaceutical science, it is a branch of medical science, mainly deals with the discovery of new drug, design and analysis of dosage form, distribution and regulation on use of drugs, rational use of drugs। तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो फार्मेसी है, तो इसे फार्मास्यूटिकल साइंसेस कहा जाता है। ये एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है और इसके जो बहुत सी जो चीज़ें इसमें आती हैं, तो उसमें पहली बात है डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग, यानी कि एक नया ड्रग की इजाद करने के लिए ये फार्मेसी फील्ड आगे है। आप सोचते होंगे कि जब कोई भी आप एक मेडिकल स्टोर या फार्मेसी विजिट करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो सवाल उभरता है कि क्या इतने मेडिसिन काफ़ी नहीं हैं जो बीमारियों के लिए इलाज के लिए होंगे? ज़रूर, जितने भी मेडिसिन अवेलेबल हैं वो काफ़ी हद तक बीमारियों इलाज के लिए मददगार साबित होते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई पुरानी बीमारी दोबारा जन्म लेती है, जैसे कि चिकनगुनिया आ गया या फिर कोई ऐसी नई बीमारी जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस। तो इस तरह के लिए फिर एक अलग से एक रिसर्च होना ज़रूरी होता है मेडिसिन की खोज के लिए। तो इसके लिए इसको डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग एक पॉइंट रखा गया है इस फार्मेसी में। दूसरी जो बात है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द डोसेज फॉर्म। सो जो भी एक नया ड्रग इजाद होता है उसे इसी तरह हम डायरेक्टली हम नहीं ले सकते, तो उसे हमें एक अलग शेप देना पड़ता है, उसे जिसे डोसेज फॉर्म कहते हैं। जैसे कि एक टैबलेट है, एक कैप्सूल है, ठीक है, इंजेक्शंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं। सो एक अलग-अलग शेप में उसको हम बनाते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन ऑन यूज़ ऑफ ड्रग्स, यानी कि ऐसे नहीं कि कोई भी मेडिसिन बनाता है और कहीं भी इसकी खरीदो-फरोख्त होती है। इसके लिए बाकायदा लाइसेंसिंग होना पड़ता है और उसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल होना पड़ता है। उसके लिए ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो तब जाके आप इस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, फिर इसका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और आखिर में बात है रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास मेडिसिन है और आप अ, जब जी में चाहे आप मेडिसिन लेते गए या फिर जैसा बोल सकते हैं कि अंधाधुंध मेडिसिन लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर रैशनल यूज़ का ड्रग्स इसका मतलब ये है कि जब आपको सख्त ज़रूरत है तो तभी आपको मेडिसिन लेना है। जब आपको ज़रूरत नहीं है, कभी-कभार आप एक थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं तो तभी आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो इसे कहते हैं कि रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। जब हम देखेंगे कि कोई भी हम एक नए एक मेडिसिन जब हम लेते हैं, तो अपने अंदर अपनी बॉडी में वो किस तरह का बिहेव करता है। तो जब हम कोई भी एक ड्रग लेते हैं, जैसे कि एक कोई भी एक टैबलेट हम लेते हैं, तो वो स्टमक में पेट में जाती है, फिर वो डिसइंटीग्रेट होती है, फिर डिसॉल्व होता है, फिर उसका जो ड्रग जो सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा, वो इंटेस्टाइन के थोड़ा
स्टमक लाइनिंग की तरह उसे अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जब होता है इसका अब्जॉर्प्शन है। तो एक बार अब्जॉर्ब जब ड्रग होता है तो फिर थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन इट रीचेस टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ब्लड के साथ, खून के साथ जो मेडिसिन है ये सभी आज़ा और सभी ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। उसके बाद जब ड्रग अपना काम कर चुकी है तो बॉडी, ह्यूमन बॉडी, जिस्म उसे ज़्यादा देर तक नहीं रखता, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो निकालने से पहले उसको हम मेटाबोलाइज़ करते हैं। तो लीवर जो है अपना एक ऑर्गन है जो उसे मेटाबोलाइज़ करता है, उसे नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है, सॉल्युबल इन यूरिन में करता है। तब जो आखिरी जो मरहला है वो है एक्सक्रीशन, दैट इज़ जो भी ड्रग है वो अपनी बॉडी से चला जाता है। तो जब कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं तो ये 4 प्रकार के, इसको हम कहते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक। सो बॉडी में कैसा ड्रग होता है, तो किस तरह से बिहेव करता है। तो पहला अब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन। जैसे कि मैंने कहा कि ड्रग टू डोसेज फॉर्म, कि ड्रग है जो भी मेडिसिन है, तो मैं बताता चलूँ कि द डिफरेंस बिटवीन कि ड्रग और मेडिसिन में फ़र्क क्या है। ड्रग होता है जो खालिस दवा होती है। जैसे कि आपने सुना है कि कोई भी ब्रांड ले लीजिए, जैसे कि क्रोसिन है। क्रोसिन एक ब्रांड नेम है जो कंपनी ने दिया है, लेकिन उसके अंदर होती है दवा पैरासिटामोल। सो पैरासिटामोल एक ड्रग है, तो हम ऐसे ही पूरा पैरासिटामोल नहीं ले सकते, आप उसको एक प्रॉपर शेप में देना पड़ता है, जैसे कि कोई सस्पेंशन हो सकता है या फिर उसका एक टैबलेट फॉर्म होता है। तो फिर इसे कहते हैं हम डोसेज फॉर्म। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फार्मेसी में टैबलेट फॉर्म रहेंगे, कैप्सूल फॉर्म रहेंगे, या फिर लिक्विड रहेगा, ऑइंटमेंट रहेगा टॉपिकल, इंजेक्शन होंगे या फिर इनहेलर, ऐसे बहुत सारे ड्रग टू डोसेज फॉर्म। तो जो खालिस दवा है उसे हम ड्रग कहते हैं। जब ये कोई शेप लेता है, टैबलेट या कैप्सूल या फिर लिक्विड, तो उसे हम कहते हैं कि डोसेज फॉर्म। तो मैं एक एक 2-4 मिनट इंडस्ट्री की सैर करवा लूँ आपकी, ताकि आपको पता चले कि फार्मेसी फील्ड है क्या। ज़्यादातर सभी को पता चलता है कि फार्मेसी का मतलब है कि कोई मेडिकल स्टोर है। लेकिन एक मेडिकल स्टोर तो ये किया है, मेडिकल स्टोर ये है कि सिर्फ़ एक आउटलेट है जहाँ पर एक मेडिसिन मेडिसिन जो पेशेंट के लिए दी जाती है। लेकिन जो इसके पीछे जो है, जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये इंडस्ट्री से शुरू होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, तो आप इंडस्ट्री में कोई भी देखते हैं तो वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है जहाँ पर टैब मैंने जस्ट समझने के लिए 1-2 पिक्चर यहाँ पर लगाए हैं। तो टैबलेट बनने के लिए तो ऑटोमेटिक मशीन होती है जहाँ पर टैबलेट्स बनते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1 घंटे में करीब-करीब 1 लाख 2 लाख टैबलेट बन जाते हैं। ये फुली ऑटोमेटेड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टैबलेट मशीन्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इतना ऑटोमेटेड और इतना फास्ट मशीन होता है कि करीब-करीब 1 घंटे में आपको 1 से 2 लाख टैबलेट तैयार होके बन जाते हैं। आपने देखा कि थोड़े कलरफुल टैबलेट भी होते हैं, सिर्फ़ क्या वो आकर्षित करने के लिए ये नहीं होते हैं। इसका जो मेन मकसद होता है कि बहुत से दवाइयाँ कड़वी होती हैं, बहुत सी दवाइयाँ कड़वी होते हैं। तो उसका जो टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए हम अलग-अलग कोटिंग जाते हैं। कभी-कभार एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं रहता है, तो उसके लिए भी कोटिंग जाते हैं। तो एक होता है शुगर कोटिंग, जहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि छोटे बच्चों के लिए तो अलग-अलग टेस्ट और फ्लेवर के पाइनएप्पल, ऑरेंज, बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो फ्लेवर ताकि बच्चे मेडिसिन एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पेशेंट कंपैटिबिलिटी और पेशेंट कंप्लायंस। तो ऐसा नहीं कि जब दवाएँ ज़रूरत है तो वो दवाइयाँ बाकायदा जिस्म में जाना चाहिए। तो इसके लिए एक्सेप्टेंस चांसेस ज़्यादा होने के लिए इसको हम थोड़ा बहुत शुगर कोटिंग या फिर अलग से फ्लेवर देते हैं।
और उसके बाद कलर कोई भी हम लगा नहीं सकते। ये एफडीए अप्रूव्ड, दैट इज़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए, वहाँ से कलर अप्रूव्ड होते हैं, तो वही कलर हम टैबलेट के लिए कोट करते हैं। आपने देखा होगा थोड़े कैप्सूल्स भी होते हैं, तो ये क्या चीज़ होती है? ये किस तरह का डोसेज फॉर्म है? तो थोड़े जो ड्रग हैं, जो पाउडर फॉर्म में होते हैं या फिर ग्रैनुल फॉर्म में होते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं कि कैप्सूल में उसको फिल करते हैं। सो ऑटोमेटेड मशीन्स आर अवेलेबल इन इंडस्ट्री, सो दे कैन फिल इनटू कैप्सूल। आपने कभी देखा होगा थोड़े मल्टीविटामिन्स अलग-अलग कलर के ग्रैनुल्स आपको दिखेंगे, कभी ग्रीन कलर के, कभी रेड कलर के या ब्राउन कलर के, येलो कलर के। तो ये किस लिए होते हैं? तो ये इसलिए होते हैं कि कभी-कभार जब हम 1 से 2 या 2 से 3 ड्रग एक ही कैप्सूल में हम डालते हैं, तो कभी-कभार ड्रग टू ड्रग कंपैटिबिलिटी नहीं रहती। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक ड्रग एक्स ड्रग है, तो वो एक एक तरह का ग्रैन्युल्स बनाते हैं, उसे एक अलग कोटिंग देते हैं। फिर और एक अ, ड्रग लेंगे, वाई ड्रग, उसका लिए एक अलग कोटिंग रखेंगे। तो फिर इस तरह से हम अलग-अलग कोटिंग करके इसको कैप्सूल में फिल करते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं कैप्सूल फॉर्मेशन के। आपने देखा कि थोड़ा लिक्विड ओरल्स भी होते हैं, तो खासकर बच्चों के लिए, ताकि मंशा ये है कि मेडिसिन इजाद में आई है बीमारियों को इलाज के लिए। मेडिसिन आई है तो बीमारियों के इलाज के लिए। तो पहले होते थे कि बहुत सी कड़वी दवाएँ होती थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर से बेहतर फार्म्स इंडस्ट्री ने अपना एक रोल प्ले किया है। तो हर तरह से आपको मेडिसिन अवेलेबल होगी। तो लिक्विड आराम से, जैसे कफ सिरप है या फिर कोई बच्चों की बुखार के पैरासिटामोल सस्पेंशन है, ये लिक्विड में अवेलेबल है। इसी तरह जब ज़रूरत पड़ती है इंजेक्शन, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि सेम ड्रग टैबलेट में भी रहेंगे, कैप्सूल में भी रहेंगे, इंजेक्शन में भी रहेंगे। तो सवाल उठता है कि सेम ड्रग आप सभी डोसेज फॉर्म के लिए क्यों दे रहे हैं? तो कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपको इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इमीडिएट इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तब हम क्या करते हैं, इंजेक्शन का इस्तेमाल लेते हैं। तो जो कुछ भी दवाएँ बनती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से पास होना पड़ता है। देयर आर लिस्ट ऑफ टेस्ट अवेलेबल टैबलेट के लिए, कैप्सूल्स के लिए, और जो भी दवाइयाँ बनती हैं, उसे एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से पास होना पड़ता है। तो टैबलेट के अलग से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रहेंगे, कैप्सूल्स के लिए रहेंगे, इंजेक्शंस के रहेंगे। बहरहाल जो भी दवाइयाँ हम बनाते हैं, उसके अलग-अलग टेस्ट होते हैं। तो जब तक ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं होते, ये इंडस्ट्री से बाहर मार्केट में नहीं आते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अलग से एक डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री में। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आप कोई भी एक फार्मेसी विजिट करते हैं, तो वहाँ पर बहुत से मेडिसिन अवेलेबल होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि इतने मेडिसिन काफ़ी नहीं है क्या? तो मैंने वही सवाल यहाँ पर दोहराता हूँ और उसका जवाब देता हूँ कि बहुत से नए बीमारियाँ भी इजाद ले रहे हैं, और पुराने बीमारियाँ थे, वो भी तकरीबन तकरीबन वो वापस आ रहे हैं। या कभी-कभार ऐसा होता है कि जो एक्जिस्टिंग ड्रग है, जो ऑलरेडी जो ड्रग अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, उसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेज रहेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि एडवर्स रिएक्शन रहेंगे, या फिर साइड रिएक्शन रहेंगे। सो टू ओवरकम, सो इसको कम करने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री में, जिसके ऊपर रिसर्च होता है, ताकि जो भी एडवर्स रिएक्शंस हैं उसको हम कम किया जाए। अगर हम देखेंगे कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये किस तरह से इजाद हुआ है इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो पहले से अभी भी तकरीबन अपना आयुर्वेदा चलता है इंडिया में, जिसे हम कहते हैं कि अभी जो एलोपैथिक मेडिसिन है, जिसे हम कहते हैं कि इंग्लिश मेडिसिन, तो ब्रिटिश के जब से ये मेडिसिन आना शुरू हो गए। तो पहले-पहले हम मेडिसिन थोड़े इम्पोर्ट करते थे। उसके बाद हमने थोड़े बहुत दवाइयाँ बनाना शुरू किया। तो पहले-पहले हम आयुर्वेदा का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। फिर जैसे कि आयुर्वेदा में एक लंबे पीरियड के लिए आपको रुकना पड़ता है उसके इलाज के लिए। तो इंस्टेंट जो आपको रिज़ल्ट चाहिए,
वो ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन में नज़र आता है। तो उसके बाद शुरुआत हुई इंडिया में कि यहाँ पर भी हम एलोपैथिक मेडिसिन बनाएँ। तो रफ्ता-रफ्ता जो कार्रवाई बढ़ती गई इसके पीछे, तो बहुत से मेडिसिन अपने यहाँ तैयार होने लगे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर सप्लाइज ओवर 50% ऑफ ग्लोबल डिमांड, यानी बाहर की जितनी डिमांड है मार्केट में वर्ल्ड वाइड, सो 50% जो है इंडिया सप्लाई करता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम। पूरी दुनिया का अगर हम देखेंगे तो तीसरे रैंक पर अपना इंडिया आता है, जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो भी हैं, दवाइयाँ जो भी बनते हैं, वो दुनिया में अपना हिंदुस्तान, अपना जो इंडिया है, वो तीसरे नंबर पर आता है। तो शुरुआत हमारे आयुर्वेद से शुरू हुई थी। हमने थोड़ा बहुत सीखते गए एलोपैथिक इंग्लिश मेडिसिन्स। उसके बाद दिन-ब-दिन हम तरक्की करते गए और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम तीसरे नंबर पर वर्ल्ड वाइड अपना रैंकिंग है इस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन प्रोडक्शन के लिए। करीब-करीब अगर आप देखेंगे इंडिया में 10,000 से ज़ायद, जैसे करीब-करीब 11,000 के करीब अपने यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रिपरेशंस हैं, जिस पर कंपनीज़ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सो थ्रूआउट इंडिया यू कैन फाइंड नियरली अबाउट 10,500 द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन यूनिट्स आर देयर। सो आपसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ह्यूज मेडिसिन प्रोडक्शन अपने यहाँ पर होता है। एक बात बताते चला हूँ कि अ, टॉप 10 जो अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, जो अपने इंडिया के हैं, तो यहाँ पर मैंने रैंकिंग लगाया है। फर्स्ट रैंक पे आती है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और अगर आप देखेंगे कि इसका जो टर्नओवर है, और वी कैन से द मार्केट कैपिटलाइजेशन, सो 1,82,625 करोड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी की वैल्यू कितनी है। 1,82,625 करोड़ ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडस्ट्री में इसकी मार्केट इस कंपनी की वैल्यू इतनी है। सो इसी तरह से आप देखेंगे डेविस, डॉक्टर रेड्डी लैब, सिप्ला, अपोलो, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर एज आई टोल्ड, नियर अबाउट 10,000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर देयर। सो मैंने यहाँ पर सिर्फ टॉप 10 की लिस्ट लगाई है इनके मार्केट वैल्यू की पास से। सो आपसे अंदाजा हो सकता है कि कितनी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरह से इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर सर्वाइव कर रहा है। सोचते हैं कि इस बैकग्राउंड के साथ मैंने थोड़ा बहुत वक्त इसलिए लिया कि आपको पता चले कि फार्मेसी फील्ड में होता है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत आपको इंडस्ट्री की थोड़ी सैर करवाई, किस तरह से मेडिसिन अपने यहाँ बनने शुरू हुए, किस तरह से अपने इंडिया की रैंकिंग है, और किस तरह से अपने टर्नओवर और कैन से जो प्रोडक्शन के जो ये वैल्यू हैं किस तरह से बढ़े हैं। अब बात करते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज इन फार्मेसी, कि भाई कितने जॉब्स अवेलेबल हैं इस फार्मेसी कोर्स करने के बाद। आप यकीन मानिए यहाँ पर बहुत से करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में है, इंडस्ट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, रेगुलेटरी अफेयर्स में है, सेल्स एंड मार्केटिंग में है, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, एकेडमिक टीचिंग में है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड फार्माको विजिलेंस। थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर आपको जॉब मिल सकते हैं। एक इंडस्ट्री में अगर आप नज़र डालेंगे कोई भी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर एज अ प्रोडक्शन मैनेजर तो आप देखेंगे कि वहाँ पर टैबलेट सेक्शन है, कैप्सूल है, लिक्विड प्रिपरेशन है, सेमी सॉलिड है, इंजेक्शन है, बहुत से वहाँ पर सेक्शन होते हैं। तो हर एक सेक्शन के लिए एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर होता है कि जो भी प्रोडक्शन आप करते हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल किया जाए। उसके बाद क्वालिटी एनालिस्ट होता है, फिर पैकेजिंग होता है, फिर स्टोरेज होता है। तो एक कंपनी में आपको करीब-करीब बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं, और इस तरह से अगर आप देखेंगे कि इंडिया में
बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और इससे पता चलता है कि कितनी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया कोई भी एक नई खोज, कोई भी एक रिसर्च के लिए एक डिपार्टमेंट बना है, तो यहाँ पर आपको जॉब मिलेंगे। ड्रग डिस्कवरी है, प्री क्लिनिकल स्टडीज हैं, क्लिनिकल रिसर्च है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है, एनालिटिकल डेवलपमेंट है, डेटा एक्विजिशन है, रेगुलेटरी अफेयर्स है। सो रिसर्च डेवलपमेंट में यहाँ से बहुत सारे आपको जॉब मिलेंगे। सो एक एक इंडस्ट्री का एक एक अपना एक रिसर्च डेवलपमेंट एक एरिया होता है, तो वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटीज इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, तो बहुत सारे ख्वाहिशमंद होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर भी इन फार्मेसी कोर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ड्रग कंट्रोलर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, ऐसे बहुत सारे आपको जॉब मिलेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में। एकेडमिक्स, थोड़ों को इंटरेस्ट होता है कि टीचिंग करने के लिए, तो मैं बताता चलूँ कि इंडिया में द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जैसे बड़े इंस्टीट्यूट बोलते हैं, बड़े-बड़े इदारे बोलते हैं, जिसे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। तो नाइपर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ऐसे इंडिया में 7 इंस्टीट्यूट हैं, बड़े यूनिट हैं। तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज़ अ टीचर। फिर आपको अब दूसरे सेक्टर हैं, जैसे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, तो हर एक यूनिवर्सिटी में आपको एक-एक डिपार्टमेंट होता है फार्मेसी का, तो वहाँ पर भी टीचिंग जॉब्स अवेलेबल है। फिर आते हैं कॉलेजेस, तो बहुत सारे यू कैन से नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर, फार्मेसी कॉलेजेस, तो वहाँ पर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर जो बच्चे ख्वाहिशमंद होते हैं कि भाई मैं आगे चलकर एक टीचर बनूँ, तो फार्मेसी में भी यहाँ पर आपको अ, ऑप्शन है कि आप अपना टीचिंग एज़ अ करियर कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, या यंग एंड डायनामिक नौजवान बच्चे अगर चाहते हैं कि भाई मैं मार्केटिंग में कुछ काम करूं, तो अच्छी पर्सनालिटी है, तो बहुत सारे ख्वाहिश रखते हैं कि भाई मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में आ जाऊं, तो यहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए दरवाजे खुले हैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक्सेट्रा। सो बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग। क्लिनिकल, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी, अगर आप खुद का अपना फार्मेसी खोलना चाहते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट जॉब करना चाहते हैं, या फिर क्लिनिकल हॉस्पिटल में भी आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, चीफ फार्मासिस्ट है एंड फार्मासिस्ट है। फार्माकोविजिलेंस एक नया फील्ड है जिस पर डेटा एनालिसिस होता है, कोडिंग होती है और बहुत कुछ काम होता है यहाँ पर कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट होता है, ड्रग ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर जो क्लिनिकल जो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो एक नया फील्ड उभर के आया है फार्माकोविजिलेंस। तो यहाँ पर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप फार्मेसी कोर्स करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हैं कि कौन कौन से जॉब आपको अवेलेबल हैं। फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, डेटा एनालिस्ट, क्लिनिकल रिसर्चर, मेडिकल रिव्यूअर, क्लिनिकल कोडर, एक्सेट्रा। तो बहुत से जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक नया फील्ड उभर के आया है फार्माकोविजिलेंस। सो फार्मेसी कोर्स करने के बाद भी आपको यहाँ पर दरवाजे खुले मिलेंगे। तो बात करते हैं कि मैंने पहले सेक्टर में फार्मेसी क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, वो बताया। दूसरे सेक्टर में कौन-कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वो बताया। अब तीसरे पड़ाव में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि फार्मेसी में वो कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, जो आप वो जॉब अवेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, तो पहला कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी,
डी फार्म, उसके बाद बैचलर फार्मेसी है, फार्म डी है, उसके बाद मास्टर फार्मेसी है, फिर पीएचडी प्रोग्राम है। तो थोड़ा मैं डिटेल में यहाँ पर बताना चाहता हूँ नाज़रीन को, ताकि उनके ज़हन में बात अच्छे से समझ में आ जाए कि फार्मेसी में कितने कोर्सेज़ हैं और उसके लिए कितना साल लगेगा, कितने साल लगेंगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और वहाँ पर क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म ये 2 साल का कोर्स है। इसकी एलिजिबिलिटी यानी आपको पीयूसी साइंस पढ़ना चाहिए, यानी 10+2 12th वो भी साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। यहाँ पर आप पीसीएम कॉम्बिनेशन हो सकता है या पीसीबी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपल्सरी है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ऑप्शन रहेंगी। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिलेगी एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग as well as गवर्नमेंट जॉब्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी। सो ये क्लियर पिक्चर है डी फार्म करने के बाद या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसे कहते हैं बी फार्म। ये 4 साल का कोर्स है। अगेन एलिजिबिलिटी पीसीएम है, पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स विथ 45 मार्क्स। दैट मीन्स 45 तक आपको मिनिमम पास होना चाहिए, नहीं तो अगर आपको इसमें सीट अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद नीचे लिखा गया है कि बी फार्म लेटर एंट्री के जो स्टूडेंट अगर डी फार्म कंप्लीट कर चुके हैं तो डायरेक्टली बी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। तो वहां पर 1 साल एग्जाम्शन रहेगा, आप डायरेक्टली सेकेंडरी बी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। स्कोप रहेगा, जो भी जॉब्स आपने डी फार्म में देखे हैं वो पूरे जॉब यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद जॉब्स इन फार्मेसी इंडस्ट्री प्रोडक्शन में है, फिर गवर्नमेंट जॉब्स में इंडस्ट्री इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर का रहेगा, फिर एकेडमिक एज ए लेक्चरर इन डी फार्म कॉलेज आप वहां पर अपनी फ्राइज अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद एक नया कोर्स उभर के आया है फार्म डी। इसका ड्यूरेशन है 6 साल। इसकी एलिजिबिलिटी है वही पीयूसी साइंस स्ट्रीम में, इसमें आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं आ सकते। तो अगर आपको फार्मेसी कोर्स करना है कोई भी डी फार्म, बी फार्म, फार्म डी, तो आपको पीयूसी साइंस में एडमिशन लेना है। तो पीयूसी साइंस के बाद ही आप फार्मेसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से स्कोप हैं, बहुत सा जॉब अपॉर्चुनिटीज है फार्म डी कंप्लीशन के बाद। मैंने यहाँ पर लिस्ट लगाया है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मेडिकल राइटिंग, मेडिकेशन, क्लिनिकल रिसर्चर, फार्माकोविजिलेंस, कोडिंग, बहुत सारे आपको जॉब अवेलेबल हैं फार्म डी कोर्स करने के बाद। और एक कोर्स है फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट, यानी जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि फार्म डी जो 6 साल का कोर्स है, तो सवाल उठता है कि भाई 6 साल का कोर्स इतना बड़ा कोर्स कैसा है? डी फार्म 2 साल का है, बी फार्म 4 साल का है, फार्म डी जो है वो 6 साल का है। कि जो बच्चे आइंदा अपना जो करियर है, अगर यूएस, यूके में अगर आपको अपना करियर बनाना है, तो वहाँ के गवर्नमेंट का ये उसूल है कि आपकी जो स्टडी है फार्मेसी में वो 6 साल की होनी चाहिए। तो हमारे जो बी फार्म की क्वालिफिकेशन है वो वहाँ पर लागू नहीं होती है। या आप अपना कोई भी 4 साल का कोर्स ले लीजिए, जैसे आप एमबीबीएस ले लीजिए या फिर बीडीएस ले लीजिए, कोई भी 4 साल का जो कोर्स है वो यूएस, यूके में करीब-करीब 2003 या 2004 से उन्होंने ये रूल पास किया है कि आपकी जो डिग्री है वो करीब 6 साल की होनी चाहिए, जभी वो वहाँ के गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी जॉब करने के लिए। तो इस ज़मन में रखते हुए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पूरे फार्मेसी कोर्सेज का जो काउंसिल है इंडिया में, उन्होंने एक नया कोर्स बनाया फार्म डी जो 6 साल का होता है। एक्सक्लूसिवली जो बच्चे अगर बाहर जाना चाहते हैं यूएस, अमेरिका, तो ये जो कोर्स है उनके लिए खास बनाया गया है। उसके बाद जो बात कर रहा हूँ मैं फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट, तो ये क्या होता है? तो ये अगर समझो अगर आपने बहुत पहले बी फार्म कर लिया है और सोच रहे हैं कि मुझे भी यूएस जाना है,
तो जैसे कि आपके बी फार्म के बाद वो 4 साल का कोर्स है, तो वहाँ पर एलिजिबल नहीं होता है। तो ये ड्यूरेशन इसका 3 साल है, एलिजिबल पास इन बी फार्म है। सो जो बी फार्म पास किए हैं, वो 3 साल फार्मडी पढ़ने के बाद तो वहाँ पर पोस्ट बैकलॉरेट के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो वो भी यूएस, अमेरिका, यूके जा सकते हैं, जहाँ पर आपको वही सारे स्कोप जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जैसे कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल कोडिंग है, मेडिकल एडवाइजर है, बहुत सारे आपको जॉब्स मिलेंगे। इसके बाद है मास्टर ऑफ फार्मेसी। कोई भी एक कोर्स ले लो, तो उसका एक डिप्लोमा होता है, एक बैचलर डिग्री होती है और एक मास्टर डिग्री होती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक मास्टर ऑफ फार्मेसी है, जिसे हम एमफार्म कहते हैं। ये 2 साल का कोर्स है और यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस हैं। फार्मास्यूटिक्स है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, फार्मा टेक्नोलॉजी है, करीब-करीब बहुत सारे आपको अलग-अलग स्पेशलाइजेशन मिलेंगे, बहुत से आपको ब्रांचेस मिलेंगे मास्टर डिग्री के लिए। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? सो यू शुड पास इन बी-फार्म। आप बी-फार्म करके आते हैं और आपका परसेंटेज 55 अबव होता है, तब आप एम-फार्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है और इसका स्कोप क्या है? तो जो भी मैंने जॉब्स और जो स्कोप गिनवाए हैं बी-फार्म में, वही पूरे जॉब यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। साथ में इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। फिर देखेंगे आपको गवर्नमेंट जॉब्स, तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर फार्मेसी है, वहाँ के चीफ फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं। फिर आप टीचिंग का अगर आप ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर एकेडमिक्स में भी आपको टीचिंग जॉब्स अवेलेबल है। तो मास्टर फार्मेसी करने के बाद आपके रास्ते या फिर ऑप्शन ज़्यादा खुल जाते हैं। इसके बाद है हायर स्टडीज़, जैसे पीएचडी है, पीएचडी के बाद भी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है। तो कहने का मतलब ये है कि जो तालीम है, खासकर बहुत से बच्चे यहाँ पर एसएलसी के बाद वाले बच्चे होंगे या फिर पीयूसी 1 और 2 के बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेंट्स हैं। अ, हदीस मुबारक है कि आपको जब आप पैदा होते हैं तो झूले से लेकर आपका जो जो जनाजा निकलता है तब तक आपको तालीम हासिल करना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितनी तालीम आप हासिल करते जाएँगे, आपका ज़हन उतना बनता जाएगा, आपकी सूझबूझ बनती जाएगी और आप उसमें महारत हासिल करते जाएँगे। आप सिर्फ 10th पास करेंगे तो 10th तक आपकी नॉलेज उतनी रह जाएगी, पीयूसी करेंगे उतनी नॉलेज हो जाएगी। फिर आप डी-फार्म में आए, तो डी-फार्म अगर आप करते हैं, तो फिर डी-फार्म तक आपके लिमिटेड नॉलेज फार्मेसी की हो जाएगी। फिर आप बी-फार्म करते हैं और फार्मेसी की नॉलेज बढ़ जाएगी। मास्टर करते हैं एम-फार्म और नॉलेज बढ़ जाएगी। फिर आप इसमें पीएचडी और आगे रिसर्च करते हैं, तो और आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ पर कहता चलूँ कि मेरे खुद की मिसाल, अ, मेरा पीयूसी होने के बाद मैं डी-फार्म के लिए एडमिशन लिया। अ, क्योंकि मेरे भाई एक डॉक्टर हैं, तो घर में फैसला लिया गया कि भई घर में एक डॉक्टर हैं, तो आप डी-फार्म कर लीजिए और एक फार्मेसी हम ओपन करेंगे। तो इस लिहाज से मेरा एडमिशन डी-फार्म में हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टेट को रैंकिंग आई, 6th रैंक और 9th रैंक इन डी-फार्म। तो उसके बाद घर वालों ने कहा कि आगे और पढ़ो। तो फिर मैंने पहले तो मेरा हमारा प्लान इतना ही था कि हम डी-फार्म करके एक फार्मेसी खोलेंगे। उसके बाद मैंने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया, घर वालों ने सपोर्ट किया, तो डी-फार्म से बी-फार्म, फिर उसके बाद एम-फार्म, फिर पीएचडी, फिर पोस्ट डॉक के लिए मैंने साउथ अफ्रीका गया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अच्छे मुकाम पर फार्मेसी में पहुँचा हूँ मैं। तो उसमें रोल अदा करते हैं मेरे माँ-बाप और मेरे भाई, जो उन्होंने अपना ताउन दिया, अपना सपोर्ट दिया, साथ दिया मुझे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो मैं इनका बड़ा एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट, दिलचस्पी होनी चाहिए। फिर
अपने आप आपको सपोर्ट मिलता जाएगा और फिर आप एक आला मुकाम तक पहुँच जाएँगे। तो इसी तरह से फार्मेसी में भी आपको डॉक्टरल या फिर और हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। तो ये 3 सेक्टर के मैंने बातें रखी। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैंने फार्मेसी का दिया आपको, इंडस्ट्री में होता क्या है। फिर थोड़ा डिटेल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं, वो मैंने आपको बताया। फिर कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं फार्मेसी, मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल उठता है या फिर आप अपने सवाल चैट बॉक्स में लिखा है, तो सवाल पूछिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने बहुत ही उम्दा तरीके से फार्मेसी के टॉपिक पर एज अ करियर ऑप्शन और एकेडमिक्स में जो भी ऑप्शंस बच्चों को मिलते हैं इस पर बहुत अच्छे से रोशनी डाली है और यहाँ पर थोड़े सवालात भी हमें मिले हैं। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं हम अदीबा खान का। सर इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी लाइसेंसेस वी वेर गेटिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीफार्म। जी, एक ही लाइसेंस मिलेगा आपको। अगर आप डी-फार्म करते हैं तो एक लाइसेंस मिलेगा, बी-फार्म करते हैं तो भी एक ही लाइसेंस मिलेगा। तो लाइसेंस का मतलब ये है कि आपको एक मेडिकल स्टोर या फिर फार्मेसी ओपन करना है। तो एक नाम पर एक ही लाइसेंस मिलता है। शुक्रिया सर। सर यहाँ पे फार्मेसी मेडिकल स्टोर से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है। फार्मेसी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए बीफार्म की डिग्री जरूरी है या फिर बीफार्म करना बेहतर है? प्लीज जवाब दीजिए। जी, जैसा कि मैंने बताया कि फार्मेसी ओपन करने के लिए जो है आप डी-फार्म का कोर्स करके भी आपको लाइसेंस मिलता है या फिर अगर आप डायरेक्टली बी-फार्म किए हैं, तो बी-फार्म करने के बाद भी आपको मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप डी-फार्म क्वालिफाइड हैं, तो भी मिलेगा, अगर बी-फार्म क्वालिफाइड हैं, तो भी आपको फार्मेसी ओपन करने का लाइसेंस मिलता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अदीबा खान पूछना चाहती हैं कि प्लीज गिव गाइडेंस टू अप्लाई फॉर ड्रग इंस्पेक्टर। ये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आपको क्वालिफिकेशन होता है कि फार्मेसी का, तो बी-फार्म कोर्स आपको करना है पहला। उसके बाद इसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स आपको पास करना है। फिर उसके अलग-अलग मराहले हैं, जैसे कि राइटिंग में आपको एग्ज़ामिनेशन होगा, फिर ओरल इंटरव्यू होगी, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो पहले जो प्रायोरिटी है, वो आपका बी-फार्म है, ग्रेजुएशन इन फार्मेसी होना ज़रूरी है। फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनका एंट्रेंस रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है, क्या फार्मेसी कोर्स करके टीचर भी बन सकते हैं या फिर टीचिंग में जाने के लिए क्या आप बोल सकते हैं कि क्वालिफिकेशन बीफार्म पे हो सकता है या फिर एमफार्म करना है और आगे पढ़ना है? सर प्लीज आंसर कीजिए। जी, जैसे कि मैंने बताया मेरे डिस्कशन में कि अगर आप बी-फार्म क्वालिफ़ाई हैं, बी-फार्म अगर पढ़ चुके हैं, आपके पास बी-फार्म सर्टिफ़िकेट है, बी-फार्म डिग्री है, तो आप डी-फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आप लेक्चरर बन सकते हैं। तो ये एक टीचिंग जॉब ये है कि आप बी-फार्म करने के बाद डिप्लोमा कॉलेज में आपको एज़ अ लेक्चरर जॉब मिलता है। दूसरा, अगर आप डिग्री में पढ़ाना चाहते हैं, बी-फार्म डिग्री में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन एम-फार्म होना ज़रूरी है। मास्टर इन फार्मेसी और एम-फार्म कोई भी ब्रांच आपको करना है, तो फिर एम-फार्म क्वालिफ़िकेशन होने के बाद आप बी-फार्म कॉलेज में टीचर बन सकते हैं। सो मिनिमम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आपका जॉब होगा उसमें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एमफार्म कोर्स करेंगे तो कौन सा कोर्स करना होगा? शायद स्टूडेंट्स को इसमें जानकारी चाहिए। एमफार्म कोर्स करेंगे तो कौन सा कोर्स करना होगा? जी, जैसा कि मैंने बताया कि बी-फार्म जो है एक जनरल फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी का कोर्स है, जहाँ से बहुत से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं। उसके बाद मास्टर फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी कोई भी आप मास्टर डिग्री लीजिए, तो उसमें स्पेशलाइज़ेशन होता है।
जैसे कि एमडी है, पीडियाट्रिशियन होता है, ईएनटी के स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर डायबिटीज के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उसी तरह से फार्मेसी में भी अलग-अलग ब्रांचेस हैं। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फिर आपको प्रोडक्शन में जाना है, तो फिर आपको फार्मास्यूटिक्स ब्रांच लेना है। नहीं, अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जाना है, तो फिर क्वालिटी एश्योरेंस एक ब्रांच है। अगर आप एनिमल स्टडीज़ में माहिर हैं, अगर आप थोड़े बहुत टेस्ट ऑफ एनिमल में करना चाहते हैं, फिर आप वहाँ पर महारत हासिल रखते हैं या आपका इंटरेस्ट उधर है, तो फिर आप एम.फार्म इन फार्माकोलॉजी कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं इंडस्ट्री में सिंथेसिस के लिए जाऊँगा, कोई नई मेडिसिन सिंथेसिस करूँगा केमिस्ट्री के बेस पे, तो फिर आप एम.फार्म इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं आप। अगर आप इंटरेस्ट ज़्यादा है कि जैसे कि आयुर्वेदा की तरफ ध्यान अगर ज़्यादा है, अगर आप समझते हैं कि बहुत से जैसे कि मैंने बताया कि मेडिसिन जो है एक एलोपैथिक है जो प्योरली सिंथेसाइज होती है और थोड़े जो मेडिसिन्स हैं हम प्लांट सोर्स से भी लेते हैं, जैसे इसका रूट, बार्क, फ्लावर, कोई भी पार्ट जहाँ से उससे केमिकल कांस्टेंट लेते हैं और उसका कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 3 तिब्बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो बहुत से मेडिसिन्स आपको प्लांट में मिल जाएँगे। अगर आपका रुझान, अगर आपका इंटरेस्ट उधर हो रहा है, तो फिर आप एम.फार्म इन फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो आप वहाँ पर आप अपना स्पेशलाइज़ेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप आपका इंटरेस्ट क्या है और फिलवक़्त मार्केट की डिमांड क्या है, उस हिसाब से आप अपना स्पेशलाइज़ेशन सिलेक्शन कर सकते हैं। जी। हम एक और सवाल लेते हैं फ्रॉम अतिया। सर, विच इज बेटर, बी फार्म और फार्म डी? जी, तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि डी फार्म 2 साल का है, बी फार्म 4 साल का है, फार्म डी 6 साल का है। तो बी फार्म जो उसका जो सिलेबस है इंडस्ट्री बेस्ड उसका सिलेबस है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान जा रहा है, तो फिर आप फार्म डी सॉरी बी फार्म करना है। फार्म डी जो है वो क्लिनिकल ओरिएंटेड है। तो ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर बाहर के जो देश हैं, मुल्क हैं, तो उनका जो फार्मेसी जो सिलेबस है, वो पेशेंट ओरिएंटेड है या क्लिनिकल ओरिएंटेड है। तो हमारा जो सिलेबस बना था अब तक हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो मैन्युफैक्चरिंग बेस पे था। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करते थे। अभी हाल-हाल में हमने एफआरएमडी कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जो एक्सक्लूसिवली क्लिनिकल ओरिएंटेड है या फिर पेशेंट ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में काम करना है, डॉक्टर के साथ आपको काम करना है, ना कि इंडस्ट्री में। तो अगर आपका इंटरेस्ट अगर उस तरफ जाता है कि मैं पेशेंट ओरिएंटेड कोर्स ले लूँ या फिर हॉस्पिटल में काम करूँ या फिर यूएस यूके में जाना है, तो फिर आपके लिए फार्म डी बेहतर है। जी। समरीन समरीन बम्मनहली, आप हाँ, अपना सवाल पूछ सकती हैं। अगर हम 10th के बाद डॉक्टर कोर्स करना हो तो कौन सा? जी जी जी, साइंस के बाद डॉक्टर कोर्स कर सकते हैं? जी, समरीन, जैसे कि आप अभी 10th है, तो पीयूसी साइंस में आपको जाना ज़रूरी है। पीयूसी साइंस एक ऐसा क्या बोलते हैं आप, एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको आपको क्रॉस करने के बाद ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएँगे। तो सिर्फ 10th में आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपको पीयूसी करना पड़ेगा। तो पीयूसी साइंस करने के बाद 2 साल, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदा, डेंटल, बहुत से कोर्सेस यहाँ पर ओपन होना शुरू हो जाएँगे। तो पहली बात, आपको दिल लगा के पीयूसी साइंस पढ़ना है, अच्छे नंबर से पास होना है, फिर उसके बाद आपके लिए ऑप्शन खुलना शुरू हो जाएँगे। मेडिकल के भी होगा, फार्मेसी के भी होगा, इंजीनियरिंग होगा, कोई भी कोर्स ले लो, पीयूसी साइंस ज़रूरी है। जी। सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम होता है? जरा प्लीज आप रोशनी डालें।
जी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फिर आम ज़ुबान में एमआर कहते हैं। बहुत से लोगों ने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि आप हॉस्पिटल में कभी डॉक्टर को विज़िट किए होंगे और वहाँ पर कोई बैग लेके आया होगा। जो थोड़ी देर के बाद अंदर जाएगा, फिर अंदर क्या बातें होती हैं आपको मालूम नहीं पड़ेगा और फिर चले जाते हैं। तो आम ज़ुबान में एमआर कहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। तो यहाँ पर होता है कि जब भी डॉक्टर अपना कोर्स पढ़े हैं, तो उस वक़्त की जो मेडिसिन अवेलेबल थी, वो किताबें पढ़े होते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि साइंस और फ़ार्मा जिस तरह से दिन-ब-दिन तरक्की करता जा रहा है, नई-नई दवाइयाँ आते जा रहे हैं, तो इसकी जो नॉलेज है, जिसका जो अपडेट है ये इंडस्ट्री की जानिब से ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टरों तक पहुँचाते हैं। किस तरह की नई मेडिसिन आई है इसके लिए। तो ये काम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करते हैं कि जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी नई दवाएँ बनती हैं, जो भी नए मॉडिफ़िकेशन होते हैं, तो ये डॉक्टरों तक ये बात पहुँचाने के लिए ये काम होता है। साथ-साथ में इनका सेल्स का भी रहता है कि जो भी प्रोडक्शन होता है, सो सेल्स एंड मार्केटिंग में ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो ये तो क्या है, सेल्स बढ़ाना है अपनी जगह एज़ अ बिज़नेस। एट द सेम टाइम जो भी नई दवाइयाँ इजाद हो रही हैं या जो भी नए फ़ॉर्मुलेशन आ रहे हैं, जो भी नई चीज़ें डेवलप हुई हैं, उसकी मालूमात भी डॉक्टरों तक ये लोग पहुँचाते हैं। जी। सर यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है कि एक मेडिकल शॉप या फार्मेसी खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या जरूरी होता है। सर प्लीज रोशनी डालें। जी। सबसे पहली बात तो आपको क्वालिफ़ाई होना है या डी-फार्म या फिर बी-फार्म। डी-फार्म या बी-फार्म क्वालिफ़िकेशन होने के बाद आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलने के बाद आपको एक ख़ास जगह ढूँढनी है कि ख़ास करके जहाँ पर हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा है, तो उस जगह पे आपको मार्केट एक सर्वे करना है, फिर आपको जगह सिलेक्शन करना है। तो काउंसिल की तरफ से आपको बराबर एरिया बताया जाएगा कि भाई इतने बाय इतने का एरिया आपका मेडिकल स्टोर के लिए जगह होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है, जगह फिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद जो-जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से मेडिसिन रखना है, आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो पहली बात डी-फार्म या बी-फार्म क्वालीफाई होना है, फिर उसके बाद एक अच्छा मार्केट सर्वे करना है, खास करके जहाँ पर हॉस्पिटल ज़्यादा हैं या फिर जहाँ पर मूवमेंट्स ज़्यादा है पब्लिक का, तो वैसे में आप अपना एक प्लेस ढूँढ सकते हैं। फिर काउंसिल की तरफ से जो रिक्वायरमेंट बताए जाते हैं, उस हिसाब से आपका शॉप का एरिया होना चाहिए, उस हिसाब से आपका फर्नीचर होना चाहिए, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हैं, फिर दूसरे कंडीशंस आपको फुलफिल करना है, तब आप अपना एक मेडिकल शॉप या फिर फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। जी। जज़ाकल्लाह सर। सर एक स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि फार्मेसी कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जी, सवाल उभरता है कि इंजीनियरिंग तो सुना है, मेडिकल सुना है, तो फार्मेसी में होता क्या है? अ, थोड़े जो कोर्सेज़ हैं, जैसे कि फार्मेसी है, फिज़ियोथेरेपी है, मेडिकल है, डेंटल है, आयुर्वेदा है। यहाँ पर एक 4-5 तो मोटे-मोटे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन हैं। इसमें जो फार्माकोलॉजी है, फिर बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, फिजियोथेरेपी सॉरी पैथोलॉजी है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स कॉमन सब्जेक्ट हैं, जहाँ पर एक ह्यूमन स्टडी होती है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इसमें बीमारियाँ किस तरह से आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, हाँ, दवाएँ किस तरह से काम करते हैं, फार्माकोलॉजी। तो ये सब जैसे मैंने बताया कि 4-5 या 5-6 सब्जेक्ट हैं जहाँ पर ये सभी कोर्सेज़ में कॉमन है। इसके साथ-साथ आपको फार्मेसी में पढ़ना है दवाएँ बनते कैसे हैं। तो ये मेडिसिन का फ़ॉर्मूलेशन है, इस तरह के कोर्सेज़ थोड़े हैं, सब्जेक्ट्स हैं। साथ में थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग जैसे कि बहुत से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग का एक मर्जर होने के बाद एक फार्मेसी वजूद में, ऐसा बोल सकते हैं अगर आप।
तो यहाँ पर आप मेडिकल के सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं और साथ में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स जहाँ पर किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं और किस तरह से इंस्ट्रूमेंट से दवाएं बनते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का जानकारी भी आपको रखना है। तो एक तो मेडिकल के कोर्स सब्जेक्ट्स हो गए, थोड़े इंजीनियरिंग के एक दो सब्जेक्ट्स हैं और साथ में एक्सक्लूसिवली जो फार्मेसी फील्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं, किस तरह से दवाएं बनते हैं, वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहेंगे। जी। सर एक बच्चे ने सवाल किया है कि फार्मेसी में भी आला तालीम या हायर स्टडीज होती हैं। आपने रोशनी डाली थी लेकिन शायद यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। प्लीज आंसर। जी। कोई भी आप स्टडी ले लीजिए, तो इसका एक शुरुआत होती है डिप्लोमा से और उसका एक पीक होता है एक मास्टर डिग्री पे। तो डिप्लोमा यहाँ पर डी फार्म है, फिर एक बैचलर बी फार्म है, मास्टर्स हैं, फिर हायर स्टडीज जिसे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पीएचडी है, फिर पोस्ट डॉक फेलोशिप है। तो इस तरह से यहाँ पर आप आला तालीम हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर, आपने तमाम सवालों का बहुत ही उम्दा तरीके से जवाब दिया। इनफैक्ट फार्मेसी रिसर्च, डेवलपमेंट, एकेडमिक्स और दीगर जो भी फार्मेसी के बेसिक मालूमात हैं, उन पर भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया। तो उम्मीद है तमाम जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें अच्छे से इसकी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करते हुए पार्टिसिपेंट्स, हम आज के सेशन के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर जमील अहमद साहब का अपने ट्रस्ट की जानिब से, अपनी तरफ से और तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल और प्रीशियस वक्त में से हमारे लिए और तमाम नौजवान नस्ल के लिए बेहतरी के लिए वक्त निकाला। और इंशाल्लाह आप आगे भी ऐसे ही ताउन देते रहिए डॉक्टर साहब। नाजरी, डॉक्टर साहब जो हैं वो हमदर्द एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। तो ये जो तमाम करियर गाइडेंस के सेशन हो रहे हैं, इसमें भरपूर ताउन और ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर साहब की तरफ से ही हो रहा है। तो मैं इस खास सेशन, तीसरे सेशन के लिए जो फार्मेसी पे बेस्ड था और तमाम अदर सेशंस ऑर्गेनाइज करने के लिए भी डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। अच्छा, इस सेशन में शामिल तमाम तुलबा, पार्टिसिपेंट्स और पेरेंट्स, असातिज़ा तमाम को मैं अपने ट्रस्ट की तरफ से और अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। पार्टिसिपेंट्स, एक और अनाउंसमेंट भी करती जाऊँ कि इंशाल्लाह ऐसे ही सेशंस जो एक एक फील्ड पे ऑर्गेनाइज हम करने जा रहे हैं, आपको हम अभी से दावत देते हैं कि जब भी आपको लिंक मिले आप इन सेशंस में पार्टिसिपेट करें और भरपूर जानकारी हासिल करें। इंशाल्लाह अभी लॉ पर, एजुकेशनल स्ट्रीम्स जैसे कि बीएड है, एमएड है, टीचिंग करियर्स है, इन पर भी हम सेशन करने वाले हैं। तो आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आने वाले सेशंस में। सर, विथ योर ड्यू परमिशन, कैन आई क्लोज द मीटिंग? जी जी। वंस अगेन आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का और डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हुए मैं आपकी होस्ट अर्शिया खातून विदा लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।